सरवक कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सरवक कोचिंग संस्थान का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें आप लोग। ठीक है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार धाकड़ है और मैं आपके सामने ज्योग्राफी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ज्योग्राफी भी डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने। अगर हम बात करें ज्योग्राफी के बेसिक नॉलेज की बात करें हम लोग, तो ज्योग्राफी में देखो, चाहे हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, एक टॉपिक है जो कॉमन रूप से आता है, जिसको कॉमन रूप से समझना जरूरी है कि चाहे जब हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमें अरावली की बात करनी पड़ती है, हमें बात करनी पड़ती है थार के मरुस्थल की। हमें पता होना चाहिए कि इसकी भूगर्भिक संरचना कैसी है, हमें पता होना चाहिए कि थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ। अगर मैं बात करूं भारत की, तो बार बार चर्चा होती है प्रायद्वीपीय भारत। हमें ये भी पता होना चाहिए प्रायद्वीपीय भारत है कहाँ, कौन सा भारत है जो प्रायद्वीपीय भारत है। ये भी पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत में, ये प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से में कौन कौन से पार्ट प्रायद्वीपीय भारत का आता है, कौन सा पार्ट इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आता है। जैसे अरावली है, जब अरावली की हम लोग बात करते हैं तो अरावली को प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा माना जाता है। क्यों माना जाता है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा? इन सब बातों के जवाब जब हम लोग, एक बेसिक टॉपिक है, जब हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस चीज़ से लेते हैं हम लोग, वहाँ से लेते हैं। तो एक टॉपिक है जिसको अपन को पढ़ना है सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ देखना है, बेसिक नॉलेज क्लियर करने के लिए, बेसिक जानकारी को अपने को रिच करने के लिए अपने को जरूरी है इस टॉपिक को पढ़ना। मैं आपके सामने यही रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और बेसिक सिद्धांत है जो ज्योग्राफी के अंदर जो बेसिक सिद्धांत है, आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, या मैं बात करूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, ये दोनों ही सिद्धांत पृथ्वी के निर्माण से जुड़े हुए हैं। दोनों सिद्धांत पृथ्वी के निर्माण से जुड़े हुए हैं। अब इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की मैं अलग से बात करूंगा, और अलग से ही बात करूंगा आपके सामने किसकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, या फिर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की। तो अगर बात करें बेसिक चीजों पे, तो इस महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर, ये सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। समस्या क्या थी एक्चुअल में? अल्फ्रेड वेगनर जो थे, ये थे जलवायु शास्त्री, ये थे जलवायु शास्त्री। अल्फ्रेड वेगनर क्या थे? जलवायु शास्त्री थे। इनकी समस्या थी, जब इन्होंने जलवायु संबंधित पूरे विश्व का अध्ययन किया, जलवायु संबंधित पूरे विश्व का जब इन्होंने अध्ययन किया, तो इन्होंने पाया कि विश्व में एक ही स्थान पे, विश्व में एक ही स्थान पे अलग अलग जलवायु अलग अलग समय पे दिखाई दे रही है। इनके लिए इन्होंने जलवायु संबंधी जब पूरे विश्व का अध्ययन किया, तो इन्होंने देखा कि एक ही स्थान की जलवायु अलग अलग है, अलग अलग समय पे बदल रही है। कभी आर्द्र है, कभी शुष्क है, कभी गर्मी है, तो कभी सर्दियों का समय। तो इन्होंने पाया, इस चीज के लिए जब इन्होंने और अध्ययन किया अपना, तो अध्ययन में इन्होंने दो बातें पाई। अल्फ्रेड वेगनर ने अपने अध्ययन में दो बातें पाई, और दोनों बातों में उन्होंने पाया कि या तो संभावना क्या हो सकती है, या तो स्थलखंड, जो स्थल भाग है, जो पृथ्वी का स्थल खंड है या स्थल भाग है, वो स्थल खंड स्थिर हो, वो कैसा रहे, स्थिर, एक ही जगह पे स्थिर है। और जो जलवायु कटिबंध है, जो जलवायु कटिबंध, जलवायु कटिबंध, ये जो जलवायु कटिबंध है, ये जलवायु कटिबंध क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब इनमें क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। एक संभावना थी इनके सामने कि ऐसा हो सकता है, जो जलवायु में परिवर्तन देख रहे हैं हम लोग, एक ही स्थान पर अलग अलग जलवायु देखने को मिल रही है हमको, तो उस जलवायु के अंदर या तो स्थलखंड स्थिर है, और जलवायु प्रदेश क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, वहां से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेरी हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, स्थानांतर हो रहा है उनका। पहली संभावना। दूसरी संभावना ये कि जलवायु कटिबंध क्या है, जो जलवायु कटिबंध है वो कैसे हैं, स्थिर, वो कैसे हैं, स्थिर। और जो स्थलखंड है उनका क्या हो रहा है, संचरण। इनका स्थलखंडों का क्या हो रहा है, संचरण होता है। तभी जाकर के पॉसिबल है कि अलग अलग जलवायु, एक ही स्थान की जलवायु इतनी चेंजेज हो रही है। तो इन्होंने अपनी जब और अध्ययन को आगे बढ़ाया, दो बातों में से इन्होंने इस बात को नकार दिया कि जलवायु कटिबंध, इन्होंने इस बात को कटार दी, इस बात को उन्होंने बताया कि जो प्लेटों का संचरण है, मतलब स्थल खंड का है, इसका
संचरण हो रहा है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए ये अपना सिद्धांत लेके आए, उसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, अब हम डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। देखो मैंने अभी तक आपके लिए कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना सा बताया है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, या फिर जो अपने पृथ्वी के निर्माण के समय जो जलवायु कटिबंधों की वजह से किसी स्थान की जलवायु में बार बार चेंजेस जा रहा है, उस चेंजेस का रीजन क्या है, उस चेंजेस का रीजन क्या है, तो उसके लिए अल्फ्रेड वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया था। ये जलवायु शास्त्री थे, ये जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे थे पूरे विश्व में, तो इनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। इन्होंने देखा कि यहाँ की जलवायु अलग है, एक एक पर्टिकुलर स्थान है, उस स्थान की जलवायु कभी तो उष्ण हो जाती है, कभी आर्द्र हो जाती है, कभी यहाँ गर्मी होती है, कभी यहाँ सर्दियाँ होती हैं, तो ये चेंजेस क्यों हैं? इस बात को आधार मान करके इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को अपन लोग काफी डिटेल से देखने वाले हैं। इस सिद्धांत को पहले मैं बेसिक चर्चा कर लेता सिद्धांत की। ये सिद्धांत जो था ये दिया था वेगनर ने। ये सिद्धांत दिया है आपका वेगनर ने। ये सिद्धांत देखिए, ये सिद्धांत दिया था 1912 में। ये सिद्धांत जो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय क्या चल रहा था, बर्ड वार। उस समय क्या चल रहा था, बर्ड वार। तो बर्ड वार चलने के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया, कभी इस सिद्धांत की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। तो इसकी जो विवेचना की गई थी वो की गई थी 1920 के अंदर, जब लोगों का इसकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ तो उन्होंने अपना सिद्धांत जो जिसको बोल रहे हैं अपन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसकी पूर्णतः विवेचना यहाँ जाके की जाती है 1920 में। ठीक है, ये बेसिक सी नॉलेज थी, बेसिक सा पार्ट था जिसके अंदर एक फैक्चुअल नॉलेज देखी थी अपन लोगों ने। अब वेगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया, जो अपना महाद्वीपीय सिद्धांत वेगनर दे रहे हैं, उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने एक बात कही, उन्होंने एक सिंपल सी कोटेशन दी। उन्होंने ऐसा कहा कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जिस समय पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखाई दे रही है। मैं मेरी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाए कि उस समय जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी पर सारे स्थलखंड बन रहे थे, जब पृथ्वी पर सारे स्थल भाग बन रहा था, उस समय पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसा आज में विश्व दिखाई देता है। सारे महाद्वीप इस तरह नहीं थे। सारे महाद्वीप कैसे थे, एक ही जगह पे इकट्ठे थे। सारे महाद्वीप एक ही जगह पे इकट्ठे थे। जैसे कि मैं एक स्लाइड लेके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आज की बर्ड की कंडीशन कैसी है। अगर बात करें अपन लोग, देखें इस मैप से एक मोटा मोटा आइडिया लेके देखते हैं अपन लोग। आज की अगर बर्ड की स्थिति देखें अपन लोग, तो बर्ड में अपन देखते हैं कि ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीकी प्लेट है, यहाँ यूरेशियन प्लेट है, यूरेशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ओशनिया महाद्वीप है, सॉरी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाला देश है। ये सारा का सारा जो विखंडित रूप से दिखाई दे रहा है हमको विश्व, ऐसा विश्व दिखाई दे रहा है। जो विश्व आज हमको दिखाई दे रहा है वैसा विश्व नहीं था जब पृथ्वी पर पहली बार स्थलखंड बन रहे थे। उस समय ऐसा नहीं था, बल्कि कैसा था, उसने कहा, एक टर्म यूज की उसने, एक बात यूज की उसने, और एक सिंपल सी बात बोली उसने कि जब विश्व का निर्माण हो रहा था, जब पृथ्वी पे स्थलखंडों का निर्माण हो रहा था, उस समय पृथ्वी कैसी थी, भौगोलिक साम्यरूपता। जब पृथ्वी पे स्थल खंडों का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी पे इस तरह महाद्वीप ना होकर के पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी किसमें थी, भौगोलिक साम्यरूपता में थी। मतलब क्या था इस बात का कि जितने भी स्थल खंड हमको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे स्थल खंड, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे आपका अफ्रीका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, सारे के सारे स्थल खंड अलग अलग ना होकर के, विखंडित ना होकर के एक ही जगह इकट्ठे थे। बात समझ में आ रही है, एक ही जगह इकट्ठा होना, उसी को क्या कहा था इसने, भौगोलिक साम्यरूपता। जैसे मान के चलते हैं ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पे आज के टाइम पे अगर देखें कुछ कुछ अपन लोग कंडीशंस को, तो इस तरह से बर्ड मैप की अगर कंडीशन देखें अपन लोग, तो मान के चलते हैं ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है पूरी, और इधर से आप अफ्रीकी प्लेट है, इस तरह से ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है आपकी। इस तरह मान लेते हैं, मोटा मोटा मैं बर्ड का एक ड्रॉ लिया है। तो अगर खींच करके मैं इस स्थलखंड को इधर ले आऊँ, इसको भी इधर ले आऊँ, इसको भी यहाँ पास में ले आऊँ, इसको पास ले आए, इसको पास ले आए, मतलब सारे स्थलखंडों को खींच करके एक जगह अपन इकट्ठा कर दें, सारे स्थल भागों को एक जगह खींच करके हम लोग इकट्ठा कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये पृथ्वी क्या बन जाएगी, भौगोलिक साम्यरूपता में। बात समझ में आ रही है मेरी? किसने एक टर्म यूज की थी, उसका नाम था भौगोलिक साम्यरूपता। क्या टर्म थी, जितना भी स्थलखंड दिखाई दे रहा है हमारे लिए, उसको खींच करके अगर एक जगह पास इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एक ही स्थलखंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक ही स्थलखंड था उस समय। तो इसने कहा जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी का अलग अलग महाद्वीप ना होकर के सिर्फ एक ही महाद्वीप हुआ करता था, मतलब एक ही स्थलखंड हुआ करता था जिसका क्या नाम था, पेंजिया। इसको बेटर तरीके से अपन डिटेल से देखते हैं और इस मैप से देखते हैं। उसने बताया
कि पृथ्वी पे क्या था, एक ही स्थलखंड हुआ करता। आप देख पा रहे हो सारा के सारे स्थलखंडों को एक साथ जोड़ा हुआ है, पूरा सारे के सारे स्थलखंडों को एक साथ जोड़ा हुआ है। और स्थलखंडों को एक साथ जोड़ने के साथ इसने एक नाम दे दिया इनको, इसका नाम दे दिया पेंजिया। इसने कहा कि पृथ्वी के निर्माण के समय जब स्थलखंडों का निर्माण हो रहा था, उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही स्थलखंड हुआ करता था, एक ही महाद्वीप हुआ करता था, वो क्या था, पेंजिया। उसके चारों तरफ क्या था, समुद्री क्षेत्र। उसके चारों तरफ ये समुद्री क्षेत्र दिख रहा है, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, सारा क्या है, समुद्री क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के लिए उसने नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया पैंथलासा। इसका नाम क्या दे दिया उसने, पैंथालासा। इसने बोल दिया एक ही स्थलखंड था, उस स्थलखंड का नाम था पेंजिया, उसके चारों तरफ जो समुद्री क्षेत्र था वो था पैंथालासा। और ये किस समय की बात थी, जब पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप हुआ करता था। ये बात थी कार्बोनीफेरस समय की। ये कौन सा समय है, ये समय है कार्बोनीफेरस समय। कार्बोनीफेरस समय पे पृथ्वी पर जब पृथ्वी पर स्थलभागों का निर्माण हुआ था, उस समय एक ही महाद्वीप हुआ करता था, उसका नाम था पेंजिया, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। उसको क्या क्या नाम दे दिया था, पैंथालासा। मेरी आई थिंक आपको एक बेसिक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद में वेगनर ने अपनी थ्योरी को जब आगे बढ़ाया, अपनी बात को आगे बढ़ाया, तो उसने कहा कि कुछ समय के बाद देखते हैं अपन लोग, तो कुछ समय के बाद में एक टाइम पीरियड आता है, इसको बोलते हैं ट्राइसिक। ट्राइसिक या फिर ट्राइसिक युग, और साथ में सम्मिलित करते हैं एक युग को, और इसमें अंतिम जुरासिक काल। तो इसने बताया कि जो ट्राइसिक टाइम है और अंतिम जुरासिक टाइम है, उसके टाइम पे क्या हुआ, उसके समय ये जो पेंजिया था, जो स्थलखंड एक ही दिखाई दे रहा था हमारे लिए, जो एक ही स्थलखंड था, उसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, विभाजन हो गया। मतलब पेंजिया में क्या हुआ है, विभाजन। पेंजिया में विभाजन हो गया, किस युग में, ट्राइसिक युग के अंदर क्या हुआ है, पेंजिया में विभाजन हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ देखो, ये एक पार्ट इसका टूटा, जिसको बोला उत्तरी भाग है, जो इसका एक पार्ट उत्तरी भाग में टूट गया ये, और नीचे की तरफ जो नीचे वाला पार्ट था वो दक्षिणी पार्ट के अंदर ये टूट गया। ठीक है, ये दो पार्टों में टूट गया। इसके उत्तरी भाग को बोल दिया उसने क्या, लॉरेंशिया, जिसको अपन जानते हैं अंगारा लैंड के नाम से, जानते हैं। इसका उत्तरी भाग क्या कहलाया, लॉरेंशिया, और इसका दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। मतलब उसने बोला कि ट्राइसिक युग में जाकर के क्या हुआ, इस पेंजिया जो एक ही स्थलखंड है, उसके अंदर क्या हुआ, विभाजन हो गया, वो टूट गया, दो पार्टों में टूट गया। उसका उत्तरी भाग कहलाया लॉरेंशिया अंगारा लैंड, और दक्षिणी पार्ट कहलाया उसका गोंडवाना लैंड। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। इसकी थ्योरी में इसने सिंपल बात कहा, इसने कहा इसके जो विभाजन हुआ, जो पेंजिया के अंदर जो विभाजन हुआ, आप देख पा रहे हो यहाँ विभाजन हुआ है, तो यहाँ पेंजिया में विभाजन होने से यहाँ पर एक सकरा समुद्री क्षेत्र उत्कीर्ण हुआ। एक बीच में से सकरा, आप देख पा रहे होंगे, मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं इसको, बीच में से सकरा समुद्री क्षेत्र भी उत्कीर्ण हुआ दोनों के टूटने के कारण से, जिसको नाम क्या दे दिया उसने, टेथिस सागर। जिसको नाम दे दिया उसने टेथिस सागर। टेथिस सागर नाम दे दिया। मतलब अभी तक की बात में उसने बताया कि पृथ्वी पे जब पृथ्वी पे निर्माण हुआ था, तो पृथ्वी पूरी भौगोलिक समरूपता में थी। मतलब पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप हुआ करता था, और उस महाद्वीप पे ये जो बात है, जब एक ही महाद्वीप हुआ करता था पृथ्वी पे, तब उस समय वो बात थी कौन सी टाइम की, कार्बोनिफेरस समय की बात थी। उसके बाद में ट्राइसिक युग के अंदर क्या हुआ, उसी पेंजिया के अंदर जो एक ही महाद्वीप हुआ करता था, उसमें विभाजन हुआ। विभाजन से उसके दो पार्ट हो गए। दो पार्ट में उत्तरी पार्ट कहलाया उसका अंगारा लैंड, उसका दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड, और बीच में सकरा और उथला समुद्री क्षेत्र उत्कीर्ण हुआ, जिसको नाम दे दिया उसने टेथिस सागर। अपनी बात को फिर से आगे बढ़ाया इसने, आगे बढ़ा करके इसने कहा कि जब बात करते हैं अपन किस टाइम की, जब उसने कहा कि जब 6.5 लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, उसके बाद में एक युग आता है, उस युग का नाम है आपका कौन सा, क्रिस्टेशियन काल। क्रिस्टेशियन काल। क्रिस्टेशियन काल में जाकर के क्या हुआ, इसने बताया कि जो अपना उत्तरी पार्ट में अंगारा लैंड टूटा, और दक्षिणी पार्ट में कौन सा टूटा था, गोंडवाना लैंड। तो इस गोंडवाना लैंड के अंदर भी क्या हुआ, क्रिस्टेशियन काल में जाकर के क्या हो गया, विभाजन हो गया। और ये जो टाइम पीरियड है 6.5 करोड़ वर्ष
पहले का टाइम पीरियड है। ये जो टाइम पीरियड है 6.5 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम है ये। और क्रिस्टेशियन काल में क्या हुआ, गोंडवाना में विभाजन हो गया, और गोंडवाना में विभाजन होने से दक्षिणी अफ्रीकी, आपको दिख रहा होगा ये वाला सेगमेंट पूरा अलग से मैंने बनाया है, जो दक्षिणी अमरीकी प्लेट अलग हुई, यहाँ से अफ्रीकी प्लेट अलग हुई, यहाँ से अंटार्कटिक प्लेट हुई दक्षिणी पार्ट से टूट करके, ऐसे ही यहाँ से ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी यहाँ से अलग होती है। उसके बाद में ऊपर उत्तरी पार्ट में से नॉर्थ अमेरिकी प्लेट भी अलग हो जाती है। मतलब क्रिस्टेशियन काल में जाकर के क्या हुआ, जो पेंजिया था, पेंजिया का था, उसके दो भागों में विभाजन होने के बाद में उसके जो दोनों भाग थे वो भी क्या हुए, टूट गए, छोटे छोटे स्थल खंडों में टूट गए वो सारे के सारे भाग। अब उसने बताया आगे अपनी थ्योरी को, और एक मैप ले लेता हूं मैं आगे। इसमें देख पा रहे होंगे आप आराम से। देखो मैंने बताया था कौन से टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, जुरासिक टाइम की बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की कौन से, क्रिस्टेशियन काल की। इन दोनों टाइम पीरियड में क्या हुआ है, विभाजन हुआ है, किसमें, गोंडवाना लैंड जो है वो भी क्या हुआ है, विभाजित हुआ है छोटी बड़ी प्लेटों में। देखो ये नॉर्थ साउथ अमेरिकी प्लेट है, ये टूट गया किसमें, आपकी अफ्रीकी प्लेट के अंदर, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट है ना, इधर से नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, इस तरह से अलग अलग प्लेटों में क्या हुआ है, विभाजित हो गया। उसके बाद में किस टाइम में, जुरासिक ईयर्स में जाकर के, जुरासिक काल में जाकर के ये गोंडवाना में विभाजन हो गया। अब विभाजन होने के साथ ही हुआ क्या है, बेंगना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला कि विभाजन होने के साथ में जो इसके जो साउथ अमेरिकी प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, इसका क्या हुआ, ये दोनों प्लेटें कहाँ हुई, पश्चिम की तरफ विस्थापित हुई। ये दोनों प्लेटें कहाँ गई, पश्चिम की तरफ विस्थापित हुई। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये पश्चिम की तरफ विस्थापित हुई। उसके बाद में जो आपकी अंटार्कटिक प्लेट है वो दक्षिण की तरफ विस्थापित हुई। ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो प्लेट कहाँ गई, दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित हुई है। भारतीय जो प्रायद्वीपीय प्लेट है वो उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित होती है। इस तरह से अलग अलग प्लेटों का अलग अलग संचरण हुआ है। जब भारतीय प्रायद्वीपीय जो प्लेट है, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है, इसका उत्तर पूर्व में संचरण होने से यहाँ एक समुद्री क्षेत्र उत्कीर्ण होगा जिसको नाम दे दिया क्या है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ऐसे ही आपका साउथ अमेरिकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, इस दोनों प्लेटों के पश्चिम की ओर विस्थापित होने से समुद्री क्षेत्र निकलेगा बीच में से, जो समुद्री क्षेत्र यहाँ से निकलेगा उसको क्या नाम दे दिया था, अटलांटिक ओशन, उसको नाम दे दिया अटलांटिक महासागर। इस तरह से बिगनर ने क्या कहा, इस तरह से इन प्लेटों के अंदर क्या हुआ, संचरण हुआ, संचरण होकर के ये प्लेट यथावत विस्थापित होती चली गई। कुछ प्लेटें दक्षिण की तरफ गई, कुछ प्लेटें पूर्व की तरफ गई, कुछ प्लेटें उत्तर पूर्व की ओर गई। अलग अलग डायरेक्शन में प्लेटों का क्या हुआ, संचरण हुआ। संचरण होकर के हमको वो स्थिति प्राप्त हुई जो आज हम विश्व को देखते हैं, हमको वो स्थिति प्राप्त हुई जो आज हम विश्व को देखते हैं। और आज अगर देखें इस मैप के अकॉर्डिंग अपन लोग, तो विश्व महाद्वीप, अपन पूरे वर्ल्ड की बात करें अपन लोग, कुछ इस तरह से दिखाई देता हमारे लिए, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है हमारे लिए। यहाँ अफ्रीकी प्लेट है, यहाँ साउथ अमेरिकी प्लेट है, बीच में से यहाँ से ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन वाला पार्ट है पूरा पूरा, ये पूरा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इस तरह से ये सारा का सारा स्थलखंड जो आज हमको विश्व में दिखाई देता है, वैसे के वैसे स्थलखंड हमको दिखाई देते हैं। मतलब वेगनर ने किया क्या, समराइज करता हूँ पूरी बात को। वेगनर ने कहा, वेगनर ने किया, वो पूरे विश्व को जो आज हमको दिखाई दे रहा है उसमें सारे स्थलखंडों को खींच करके पहले एक एक जगह लेके आया, पास किया, सारे समुद्री क्षेत्र को एक जगह इकट्ठा किया, और सारे के सारे स्थलखंड को एक जगह इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक जगह ले आया सबको, और वापस संचरण करके वापस से क्या किया, उसको उसी जगह पहुंचा दिया। बात समझ आ गई होगी आपको शायद मेरे हिसाब से। कुछ नहीं किया उसने, पहले एक जगह इकट्ठा किया, एक जगह इकट्ठे करके सबको क्या किया, भौगोलिक सामरूपता में लेके आया वो, और कुछ नहीं किया उसने। ठीक है, ये बात थी किसकी, वेगनर की पूरी थ्योरी की। तो थ्योरी में कुछ बातें इंपॉर्टेंटली जो निकल के आती है हमारे सामने, एक बात थी कि कार्बोनिफेरस समय, एक समय की बात की थी हमने किसकी, कार्बोनिफेरस। इस समय में क्या हुआ था, इसमें बात की थी उसने एक ही महाद्वीप की जिसको नाम क्या दिया था, पेंजिया, और समुद्री क्षेत्र की बात की थी जिसको नाम क्या दे दिया था उसने, पैंथालासा। आई थिंक यही नाम दिए थे। उसके बाद में ये कार्बोनिफेरस समय की बात कर ली उसने। उसके बाद में उसने पेंजिया में विभाजन किया, पेंजिया, पेंजिया के अंदर क्या किया, विभाजन। पेंजिया में क्या किया है इसने, विभाजन किया है। और जब पेंजिया में जब विभाजन किया तो इसमें दो पार्ट में इसको तोड़ा, एक को बोला लॉरेंशिया, एक को बोला उसने लॉरेंशिया, और एक को बोला उसने अंगारा लैंड, सॉरी गोंडवाना लैंड। ठीक है, आगे इसने लॉरेंशिया
की बात की, गोंडवाना लैंड की बात की, बीच में से एक सकरा समुद्री क्षेत्र भी निकाला था जिसका नाम दिया था अपन ने तैतीस सागर। मतलब ओवरऑल बात करें हम लोग, इस चीज़ की ओवरऑल बात करें अपन लोग, तो ये क्या किया इसने, पूरे विश्व को जो आज दिखाई दे रहा है उसको एक जगह इकट्ठा किया, वापस से वहीं भेज दिया। अब इसने अपनी बात खत्म कर दी, अपनी बात खत्म कर दी इसने। अपनी बात में जो शुरुआत में जिस जलवायु कंसेप्ट का ये जवाब देना चाह रहा था उसी की बात की इसने। उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसने देखा कि इनका जो स्थल खंड है इन्हीं का क्या हुआ है, संचरण हुआ, जबकि जो जलवायु कटिबंध है वो सारे के सारे स्थिर रहे, जलवायु कटिबंध सारे के सारे स्थिर रहे, बल्कि जो स्थल खंड है उन्हीं का क्या हुआ है, संचरण हुआ है। इसने अपनी बात खत्म कर दी और अपनी बात कह दी ने थ्योरी कि इस तरह से ये चेंजेस हुए हैं। लेकिन किसी ने थ्योरी कह दी तो हम मान कैसे लेंगे उस बात को, हम मान लेंगे क्या? उसने कह दिया कि इस तरह से विश्व हुआ करता था, पहले एक ही जगह हुआ करता था, तो हम मान कैसे लें उस बात को? हमने कहा हम नहीं मानेंगे इस बात को। हमने कहा उस समय पे आप तो थे नहीं, आप उस समय थे नहीं, हम लोग भी नहीं थे, हम ऐसा क्यों नहीं मानते कि विश्व आज हमको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही था, जैसा विश्व हमको दिखाई दे रहा है विश्व वैसा ही था, उसके अलावा एक जगह था। आप ऐसा कह रहे हो, इस बात का आपके पास क्या प्रूफ है कि एक ही जगह था? आप तो थे नहीं उस समय पे। तो वेगनर ने कहा ठीक कह रहे हो आप। वेगनर ने ये भी बोला कि ठीक कह रहे हो आप, कुछ गलत नहीं कह रहे आप लोग। तो उन्होंने बोला, वेगनर ने इसके लिए प्रूफ दिए, उन्होंने साक्ष्य दिए उसने कि विश्व को, वो ये जो बात कह रहा है कि भौगोलिक सामरूपता में था, तो अपनी भौगोलिक सामरूपता वाली बात को साबित करने के लिए, भौगोलिक सामरूपता वाली बात को साबित करने के लिए वो प्रूफ देता है, और प्रूफ देते हुए कहता है, वो चर्चा करता है लैमिंग मछली की। वो चर्चा करता है लैमिंग मछली की, और एक और चर्चा करता है वो डायनासोर की। समझना इस बात को, वो साक्ष्य दे रहा है भौगोलिक सामरूपता के लिए। वो कह रहा है अपनी बात को साबित करने के लिए साक्ष्य दे रहा है कि विश्व पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, उस बात को साबित करने के लिए अपने साक्ष्य दे रहा है। तो बात करता है दो जीवों के लिए। वो कहता है जो डायनासोर के जो जीवाश्म है, डायनासोर के जो जीवाश्म है और लैमिंग मछली के जो जीवाश्म है, डायनासोर और लैमिंग मछली के जीवाश्म है, मुझको ये जीवाश्म मेडागास्कर से भी प्राप्त हो रहे हैं, मुझको ये जीवाश्म है वो अंटार्कटिका से भी प्राप्त हो रहे हैं, मुझे ये अफ्रीका से भी प्राप्त हो रहे हैं, मुझे ये यहाँ कनाडा वाला क्षेत्र है अलास्का, यहाँ से भी मुझे प्राप्त हो रहे हैं, इस क्षेत्र से भी। तो एक बात बताओ, ये कोई भी जीव जंतु है वो किसी पर्टिकुलर जलवायु में ही सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता है क्या? एक पर्टिकुलर जलवायु में ही वो सर्वाइव कर सकता है, उसके अलावा जलवायु में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एक बात बताओ, यहाँ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मेडागास्कर में ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे समुद्री जलवायु पाई जा रही है, यहाँ अंटार्कटिका में बर्फ जमी हुई है, ठंड है बहुत ज़्यादा, यहाँ भी अलास्का में भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ जमी हुई है पूरी तरह। तो इन सब अलग अलग जलवायु प्रदेश, यहाँ उष्ण जलवायु मिली है, समुद्री जलवायु है, यहाँ पे शुष्क जलवायु मिल रही है यहाँ पे। इन सब जगहों पर अगर देखें अपन लोग, तो यहाँ इन अलग अलग जलवायु प्रदेशों में कैसे पॉसिबल है कि लैमिंग मछली और डायनासोर सर्वाइव कर पा रहे हैं? कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है कि पहले ये स्थलखंड जो आज हमको दूर दूर और अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये दूर दूर और अलग अलग ना होकर के पहले एक ही जगह थे और एक ही जगह पे एक ही जलवायु प्रदेश में थे। तो उस जलवायु प्रदेश में ये जीव जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, लैमिंग मछली और डायनासोर, ये निवास करते थे यहाँ पे। बाद में उसके बाद में इन स्थलखंडों के संचरण से अलग अलग जगहों पे ही हमको इनके जीवाश्म प्राप्त होते हैं। पहला फैक्ट दिया इसने, हमने मान लिया भाई ठीक है आप सही कह रहे हो ये बात। इससे दोबारा इससे पूछा, इसने दोबारा अपनी बात को साबित करने के लिए दूसरा साक्ष्य दिया इसने। दूसरे साक्ष्य में कहता है, एक वनस्पति का बात की चर्चा करता है, ग्लायोसोप्टेरस, एक वनस्पति की बात करता है, उस वनस्पति का नाम है ग्लायोसोप्टेरस। वो कहता है ग्लायोसोप्टेरस जो वनस्पति है, ग्लायोसोप्टेरस जो वनस्पति है, ये वनस्पति भी क्या है, अलग अलग जलवायु प्रदेशों में मिल रही है। इसके जो अवशेष है, इस वनस्पति के जो अवशेष हैं जो आज हमको प्राप्त होते हैं, ये अलग अलग जलवायु प्रदेशों में हमको प्राप्त हो रहे हैं सारे सारे। मतलब इसके जो जलवायु प्रदेश है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से भी मिल रहे हैं हमको, इंडिया वाले पार्ट से भी मिल रहे हैं हमको मिल रहे हैं ये अफ्रीका से भी, हमको ये नॉर्थ अमेरिका से भी मिल रहे हैं, अलग अलग जलवायु प्रदेशों से प्राप्त हो रहे हैं, यूरेशिया के कुछ पार्टों से भी प्राप्त हो रहे हैं हमको, किसके, ग्लायोसोप्टेरस वनस्पति के। तो एक वनस्पति अलग अलग जलवायु प्रदेशों में कैसे उग सकती है? सोच के देखो सिंपल तरीके से। अगर कोई चीड़ का पेड़ है, मैं आपसे बेसिक बात कर रहा हूँ, चीड़ का पेड़ है या सागवान का पेड़ है, उस पेड़ को ला करके अपन कहाँ लगा दें, जैसलमेर में जाके लगा दें, थार के मरुस्थल में, क्या वो उग पाएगा? क्या नहीं उग पाएगा? आई थिंक नहीं उग पाएगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसको वो जो सूटेबल कंडीशंस चाहिए वो कंडीशंस को वहाँ मिलेंगी नहीं। तो वही कहानी इसकी है कि ये एक वनस्पति है, इसको भी एक पर्टिकुलर जलवायु चाहिए, एक निश्चित जलवायु चाहिए।
अब ये जो निश्चित जलवायु है इसकी, वो जलवायु एक पर्टिकुलर स्थान पे मिलनी चाहिए, लेकिन ये अलग अलग प्रदेशों में मुझे मिल रही है, अलग अलग जलवायु प्रदेशों में ये वनस्पति के अवशेष मुझे मिल रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है कि पहले जो स्थलखंड थे ये अलग अलग ना होकर के पहले एक ही जगह थे। सारे के सारे स्थलखंड क्या थे? एक ही जगह थे, और एक ही जगह स्थलखंड होने से ये वनस्पति यहीं इन्हीं स्थलखंडों पे थी, लेकिन बाद में जब ये टूट करके संचरित हुई तो इनके अवशेष आज हमको अलग अलग जगहों से दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपनी बात के लिए फिर से वापस आगे बताता है। ये बात करता है भौगोलिक संरचना की बात करता है। ये तीसरे पॉइंट अपनी बात को साबित करने के लिए कहता है भौगोलिक समरूपता। ये बात करता है भौगोलिक समरूपता की। अगर भौगोलिक समरूपता की बात करते तो ये कहता है जैसे अगर इनके किनारे अफ्रीकी प्लेट के किनारे को, इसको अफ्रीकी प्लेट का जो पश्चिमी किनारा है इसको अगर साउथ अमेरिका की जो प्लेट का, साउथ अमेरिका की प्लेट का जो पूर्वी किनारा है इसको आपस में पास ले आए, इसको मिलाएं, तो ऐसा लगेगा जैसे ये दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए थे। जैसे अपन एक मैप से लेते हैं, देखो स्पष्ट पता चल रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा यहाँ से, इस संरचना को देखें यहाँ से, तो ये पहले कहीं किसी टाइम पे अगर दोनों को पास ला के जोड़े हम लोग तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाद में इनमें क्या हुआ है? विखंडन हुआ है। तो मतलब भौगोलिक संरचना भी क्या है? विश्व की भौगोलिक संरचना भी एक दूसरे से मिल रही है अगर इनकी बाउंड्री को अलग अलग किया जाए तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए 3 साक्ष्य देता है, जिसमें एक जंतुओं की बात करता है, लेमिंग मछली की, डायनासोर की, एक वनस्पति की बात करता है, ग्लाइसोप्टेरा वनस्पति की, और भौगोलिक समरूपता की बात करता है। अगर इन सबको विश्व के किनारों को मिला दिया जाए, आपस में पास ले आए अपन लोग, तो सारा विश्व एक ही जगह पे दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि एक ही स्थल खंड के अलग अलग हिस्से हैं जो टूट करके क्या हुए हैं? अलग हुए हैं। आगे इससे फिर अपनी बात को उसने साबित कर दिया पूरी तरह से, हम लोगों ने एग्री भी कर दिया कि आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ गलत नहीं आपने कहा है जो। लेकिन अगली बात जब इससे पूछा गया कि आप एक बात बताओ, आपने कह दिया कि पहले विश्व एक ही जगह पे था, चलो हमने मान लिया इसके आधार पे, आपने जो बात दी है साक्ष्य दिया, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, ये एक ही जगह पे था। लेकिन एक बात बताओ, आपने बताया कि जो पेंजिया था पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, वो पेंजिया क्या हुआ? 2 भागों में टूट गया। पेंजिया में क्या हो गया? विखंडन हो गया। तो टूट कैसे गया? ऐसा तो था नहीं कि आप थे या मैं था या कोई और था तो वो हथौड़ा लेके गया था उसको तोड़ने के लिए, बोझती तो थी नहीं उस टाइम, उस समय। तो टूटने का रीजन क्या था? ये तो टूटना नहीं चाहिए था, स्थलखंड एक बड़ा भौतिक भाग है, क्यों टूट गया? तो उसने बताया कि आपका क्वेश्चन यहाँ भी सही है। उसने अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, वो वेगनर कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो उसने कहा कि टूटने का रीजन ये नहीं है कि किसी ने जाके तोड़ा था, तोड़ने का रीजन है, उसने बताया तोड़ने का रीजन है गुरुत्वीय बल। तोड़ने का रीजन है गुरुत्वीय बल। दूसरा रीजन दिया उन्होंने प्लवनशीलता। दूसरा रीजन दिया उन्होंने प्लवनशीलता। और जो तीसरा रीजन दिया इसके लिए वो दिया था ज्वारीय बल। उन्होंने कहा जो पेंजिया के अंदर विभाजन हुआ, बाद में गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ आगे चल के, तो इन सबके रीजन क्या है? गुरुत्वीय बल, प्लवनशीलता और ज्वारीय बल। गुरुत्वीय बल कैसे? आप जानते हो, मेरे हाथ को मान के चलना, जैसे ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, और गुरुत्वीय बल क्या लगता है? हमेशा 90 डिग्री एंगल पे लगता है, बिल्कुल केंद्र पे लगता है हमेशा। तो एक बड़ा स्थलखंड है अपना जो पेंजिया है, एक बहुत बड़ा भौतिक भाग है, भौतिक भूखंड है, जिसके अलग अलग केंद्र बन रहे हैं, जिसके अलग अलग केंद्र बन रहे हैं। तो यहाँ जैसे मान के चलते हैं, ये मेरा हाथ है, ये पूरा पेंजिया है, ऐसा मान के चलिए आप, और यहाँ से एक केंद्र बना नीचे से, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, 90 डिग्री एंगल में नीचे की तरफ खींच रहा है। इधर से एक केंद्र बनेगा, इधर से भी एक केंद्र बनेगा, इधर से अलग अलग जगह से अलग अलग केंद्र बनेंगे, जो नीचे की तरफ उस प्लेट को क्या करेंगे? उस भूखंड को क्या करेंगे? खींचने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ। बात समझ रहे होंगे शायद आप। तो अलग अलग केंद्र से, अलग अलग जगह से जब खींचा जाएगा तो ऊपर की प्लेट पे क्या होगा? ऊपर की सरफेस पे क्या होगा? तनाव आएगा, और तनाव आने के कारण से इसमें क्या आ जाएगा? क्रैक्स आ जाएंगे। पहला रीजन ये था इसका। दूसरा रीजन उसने कहा था प्लवनशीलता। उसने बताया कि जो स्थल खंडों का निर्माण हुआ था, तो आपको पता होगा जब स्थल खंडों का, स्थल खंड के निर्माण की बात करते हैं तो उसको 3 परतों में बांटते हैं अपन लोग। ऊपरी परत जो है, इसका ऊपरी भाग है, उसको बोलते हैं सियाल।
इसके मध्य भाग को बोलता है सीमा, इसके मध्य भाग को बोलते हैं सीमा, और इसके जो दक्षिणी पार्ट है, इसका जो अंदरूनी पार्ट है, उसको बोला जाता है निफे, उसे बोलते हैं निफे। बात समझ होंगे आप मेरे को। तो उसने बताया कि सियाल सीमा निफे मतलब सीमा क्या है, तरल अवस्था में। सीमा क्या है, जो भूखंड की, जो पृथ्वी के अपने स्ट्रक्चर को देखेंगे, ज़्यादा टॉपिक में नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन बस इतना सा बता रहा हूँ मैं कि जो ऊपरी भूखंड है वो तो है सियाल, जो हमें दिखाई दे रहा है स्थलखंड है। उसके नीचे क्या है, जो तरल अवस्था में, वो है अपना सीमा। तो सीमा क्या है, तरल अवस्था में। तो तरल अवस्था के ऊपर, इसके ऊपर क्या है, जो अपनी सियाल है, ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तैर रही है। उसके ऊपर क्या है, ये तैर रहा है ये भाग। तो प्लवनशीलता की वजह से नीचे की तरफ से, मान के चलिए कोई नीचे लिक्विड की कंडीशन है, ऊपर कोई बड़ा भौतिक खंड है वो तैर रहा है, और प्लवनशीलता मतलब एक पर्टिकुलर दिशा में बह करके कोई भूखंड जा रहा है, और उस समय अचानक से उसके प्लवनशील होने से तो उसके ऊपर तनाव होगा। आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ा होगा। तो उसके उसके दौरान आपने देखते हो कि कोई भी बड़ा भौतिक भाग है जो कि संचरण कर रहा है प्लेट के सारे, तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, जब प्लेट संचरित होगी, बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट नहीं है, बहुत भारी प्लेट है, तो ये धीरे धीरे जब संचरित होगी तो इसके ऊपर क्या होगा, तनाव आएगा। ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगी लिक्विड के मूवमेंट के साथ में, ये स्थिरता होगी इसके अंदर। इसके कारण से क्या होगा, इस पर तनाव आएगा। तनाव आने से क्या हो जाएगा, ये क्रैक्स हो जाएगी, जैसे झटका लगता है उस तरह से। ऐसे ही उसने बताया ज्वारीय बल, तीसरा रीजन क्या दिया था, ज्वारीय बल। उसने वेगनर ने अपने पहले सिद्धांत में कहा था, पहली बात में बोल दिया था कि पहले क्या था, एक ही भूखंड हुआ करता था और इसका नाम क्या था, पेंजिया था। उसके चारों तरफ क्या था, समुद्र था, यही बताया था उसने। तो ये समुद्र का पानी, समुद्र में क्या आता है, हाई टाइड ज्वार भाटे आते रहते हैं हमेशा। तो इन ज्वार भाटों की वजह से इसका पानी का फोर्स क्या आएगा, इन प्लेट्स के ऊपर आएगा। हाई टाइड आने के बाद में इन प्लेट्स के ऊपर क्या आएगा, फोर्स आएगा पानी का, और पानी का फोर्स आएगा, वापस से क्या होगा, पानी नीचे जाएगा। तो ये फोर्स लगातार पानी की सतत रूप से क्रिया चलती रहेगी। इसके कारण से क्या होगा, इस पे प्लेट पे तनाव पैदा होगा, इस विखंडन का कारण बनेगा। इस बात से भी हमने एग्री कर दिया, इस बात से भी हमने एग्री कर दिया, वेगनर की ये बात भी हमने एक्यूरेट मान ली कि आप कह रहे हो वो बात भी ठीक है, आपकी कुछ गलत नहीं है, आपने जो बात कही है ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये प्लेटें टूट गई, ये एक ही जगह पेंजे हुआ करता था और ये प्लेटें टूट गई, तो टूटने के बाद में ये प्लेटें जो टूट गई तो ये एक ही जगह होनी चाहिए थी, ये प्लेटें सारी की सारी एक ही जगह होनी चाहिए थी। इस तरह से टूटने के बाद में विखंडन हो गया, विखंडन होकर के एक ही जगह रहनी चाहिए सारी प्लेटें, लेकिन फिर भी इन प्लेटों में क्या हुआ, यहीं पड़ी रहनी चाहिए। लेकिन आपने कहा ये प्लेटें संचरित हो गई, संचरित हो गई। कोई प्लेट पूरब की तरफ चली गई, कोई पश्चिम की तरफ, कोई दक्षिण की तरफ, कोई उत्तर की तरफ, कोई उत्तर पश्चिम की तरफ, कोई उत्तर पूर्व की तरफ, अलग अलग डायरेक्शन में विस्थापित हुई हैं प्लेटें, इनका संचरण हुआ है। तो संचरण क्यों हुआ इनका, या टूट करके एक ही जगह होनी चाहिए थी, इनके पहिए तो लग नहीं रहे थे। तो उसका रीजन जब इससे पूछा गया कि ये प्लेटें अलग अलग डायरेक्शन में क्यों मूव हुई, तो इस बात का वेगनर कोई भी जवाब अपने को नहीं दे पाए। वेगनर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये मुझे पता है, ये प्लेटें विखंडित हुई, विखंडित होने के बाद में ये प्लेटों में संचरण होने से विश्व आज जैसी कंडीशन में दिखाई देता है, विश्व उस कंडीशन को प्राप्त करता है। और आज भी इन प्लेटों का लगातार क्या चल रहा है, संचरण। लेकिन संचरण क्यों हुआ, संचरित होने का क्या रीजन था, इस बात का मुझे नहीं पता। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए, और इस बात का जवाब नहीं दे पाए तो हम लोगों ने कह दिया कि आपकी थ्योरी बिल्कुल मान्य नहीं है। उन्होंने इस थ्योरी को हम लोगों ने सिरे से क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि नहीं, आप सारी बातों को हमारी का जवाब नहीं दे पाए हो, इसलिए थ्योरी को हम डिसएग्री करते हैं इसके साथ में। आई थिंक वेगनर का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका जो आगे का पार्ट है, इसका जो आगे वाला पार्ट है, वो अगली थ्योरी में लेके आते हैं हम लोग, जिसका नाम है महाद्वीपीय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तन, देखो इस बात को समझना, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कुछ अलग नहीं है, वो इसी सिद्धांत का, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का ही क्या है, विस्तार एक तरह से, इसी को आगे देगा। जिन बातों का जवाब वेगनर नहीं दे पाए थे, उन बातों का जवाब किसमें मिलेगा हमको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर मिलेगा अपने लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग अगले सिद्धांत के साथ में, इसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। नमस्कार।